नमस्कार, आप देख रहे जी बिजनेस। मैं हूं स्वाति रायना। दिन भर की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में फास्ट 50 में देखते हैं। कैशलेस इकोनॉमी पर सुझाव देने के लिए बने मुख्यमंत्रियों के पैनल ने स्मार्टफोन पर सब्सिडी देने की सिफारिश की है। प्रधानमंत्री मोदी को सौंपी रिपोर्ट में पैनल ने कहा कि ऐसे लोगों को स्मार्टफोन खरीद पर 1,000 रुपए की सब्सिडी दी जाए जो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते। क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर लगने वाले एमडीआर चार्ज खत्म हो सकते हैं। कैशलेस इकोनॉमी पर सुझाव देने के लिए बनी मुख्यमंत्रियों की कमेटी ने छोटे ट्रांजैक्शंस के लिए एमडीआर पूरी तरह खत्म करने की सिफारिश की है। साथ ही पैनल ने बड़े ट्रांजैक्शन के लिए भी एमडीआर चार्ज घटाने की सिफारिश की है। आरबीआई को सौंपी रिपोर्ट में पैनल ने कहा कि देश को आधार से जुड़ी पेमेंट सिस्टम को डेवलप करने की जरूरत है। एमडीआर वो ट्रांजैक्शन फीस होती है जिसे नेटवर्क प्रोवाइडर दुकानदारों से वसूलते हैं और ये फीस दुकानदार ग्राहकों से वसूलते हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों से पहले सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने किसानों का करीब 660 करोड़ रुपए का ब्याज माफ कर दिया है। जिन किसानों ने कोऑपरेटिव बैंकों से शॉर्ट टर्म कृषि लोन लिया है उन्हें नवंबर और दिसंबर के दौरान का ब्याज नहीं देना होगा। आज कैबिनेट की बैठक में ये फैसला हुआ। सरकार ने कहा कि नोटबंदी से किसानों को राहत देने के लिए ही ये फैसला लिया गया है। बजट में सरकार का कृषि सेक्टर पर खास फोकस रहने वाला है। जी मीडिया की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले इस साल कृषि सेक्टर को 10,000 करोड़ रुपए ज्यादा का फंड मिलेगा। दरअसल सरकार को कृषि कल्याण सेस से करीब 12,000 करोड़ की आय का अनुमान है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बजट आवंटन में भी इजाफा हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक ड्रिप एंड स्प्रिंकल के बजट में भी बढ़ोतरी होगी। पिछले साल इसके लिए 2,340 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ था, जो इस साल बढ़कर 3,050 करोड़ रुपए हो सकता है। निवेश बढ़ाने के लिए सेबी ने बड़ा कदम उठाया है। सेबी ने वित्त मंत्रालय से इक्विटी और म्यूचुअल फंड में निवेश को आसान बनाने की मांग की है। सेबी की मांग है कि एसटीटी यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कम हो। एसटीटी के लिए दी गई रियायत दोबारा लागू हो। डेट म्यूचुअल फंड पर टैक्स छूट की होल्डिंग सीमा घटकर 1 साल की जाए। ईएलएसएस निवेश पर टैक्स छूट बढ़ाकर 2 लाख रुपए की जाए। वैकल्पिक निवेश फंड्स के टैक्स नियमों में बदलाव किए जाएं। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को वित्त मंत्री से बजट में किसी बड़ी राहत की उम्मीद है। एक्सपोर्टर्स ने वित्त मंत्री के सामने अपनी कुछ मांगे रखी हैं। क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम की सीमा को बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करना चाहिए, जो कि पिछले साल 10 से 1 करोड़ रुपए ही है। 10 साल से 1 करोड़ रुपए ही है। इससे एमएसईज को अपना उत्पादन बढ़ाने और विस्तार करने में मदद मिलेगी। साथ ही कई एक्सपोर्टर्स को एमएसएमईज के तहत मिलने वाला 3% का इंटरेस्ट सब्वेंशन नहीं मिल पा रहा, उन्हें इसका फायदा मिलना चाहिए। साथ ही जीएसटी लागू होने पर एक्सपोर्टर्स को आईजीएसटी से छूट मिलनी चाहिए, ऐसी इनकी मांग है। किंगफिशर एयरलाइंस लोन डिफॉल्ट केस में सीबीआई ने विजय माल्या सहित 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। 570 पन्नों की चार्जशीट में 76 गवाहों के बयान दर्ज हैं। चार्जशीट के मुताबिक लोन डिफॉल्ट से आईडीबीआई बैंक को 1,300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जिसमें 950 करोड़ के मूलधन के साथ ब्याज भी शामिल है। सीबीआई ने चार्जशीट में कहा है कि टीडीएस का 236 करोड़ रुपए की राशि डाइवर्ट की गई। सीबीआई ने यह भी कहा कि केएफए के नाम पर जो लोन लिया गया उसका छोटा हिस्सा ही एयरलाइंस ने इस्तेमाल किया। In fact, the investigation is completed. The charge sheet has been filed in the case, so all the accused are likely to be released on bail. So you So what asked for about the interim conniving bail role between the applications? banks and Interim bail the officials? applications. If you can very specifically be The charge sheet is filed, the investigation is completed. That is the foremost aspect of the entire crime. So can you tell us something about the interim bail applications? All the accused are absolutely innocent. They have in fact no role to play. In fact, they have given the credit looking at all the facts and figures and just to see that the airline is saved. एयरसेल का 2G लाइसेंस कैंसिल करने के फैसले से पहले भले ही बैंकों के कंसोर्शियम ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया हो, लेकिन जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक एयरसेल का लोन अकाउंट पहले से ही एसबीआई की चेतावनी वाली कैटेगरी में था। एयरसेल का लोन अकाउंट स्पेशल मेंशन अकाउंट यानी एसएमएस कैटेगरीज में है।
एसएमएस कैटेगरी एनपीए से पहले का अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है। खास बात यह है कि एसबीआई के टॉप 10 एसएमएस में एयरसेल का लोन अकाउंट पहले पायदान पर है। दूसरे नंबर पर टाटा टेलीसर्विसेज का लोन अकाउंट है। आपको बताएं, एयरसेल पर एसबीआई का 5,738 करोड़ रुपए का लोन है। नोटबंदी के दौरान पुराने नोट जमा करने में होशियारी दिखाने वालों पर आईटी विभाग ने डंडा चलाना शुरू कर दिया है। आईटी विभाग की नजर उन 1.5 लाख खाता धारकों पर है जिन्होंने 10 लाख से ज्यादा की रकम नोटबंदी के दौरान बैंक खातों में जमा कराई है। विभाग उन 1 करोड़ खातों को भी खंगाल रहा है जिनमें गलत तरीके से रकम जमा कराने का शक है। हालांकि इस दौरान आईटी विभाग इस बात का पूरा ख्याल रखेगा कि जो वास्तविक टैक्स पेयर्स हैं उनको इससे कोई परेशानी ना हो। नोटबंदी के बाद गड़बड़ी करने वाले ज्वेलर्स पर शिकंजा कस गया है। अहमदाबाद में बड़े पैमाने पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी जारी है। अहमदाबाद में 3 प्रमुख जगह माणिक चौक, सीजी रोड और सैटेलाइट में छापेमारी की गई है। छापेमारी में 100 से अधिक इनकम टैक्स अधिकारी जुटे। 8 नवंबर को नोटबंदी के बाद ज्वेलर्स पर पुराने नोटों के जरिए खरीद बिक्री में बड़ा गोलमाल करने का आरोप है। अच्छे ग्लोबल संकेतों और जनवरी वायदा एक्सपायरी से पहले आई शॉर्ट कवरिंग के चलते आज भारतीय बाजार 2 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गया। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी से भारत को फायदा होने की उम्मीद से भी बाजार की तेजी को सहारा मिला। आज के कारोबार में बाजार में करीब 8,20,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर देखने को मिला। मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों के शेयरों में अच्छी खरीदारी रही। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 258 अंक, निफ्टी 84 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। मेटल, ऑटो, तेल, गैस, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी रही। तो आईटी इंडेक्स को छोड़कर बीएसई के सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। जी एंटरटेनमेंट की तीसरी तिमाही के नतीजे आ गए हैं। पिछले साल के अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के मुकाबले एक साल तिमाही में कंपनी का मुनाफा करीब 9% बढ़ा है। इस दौरान कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 231 करोड़ से बढ़कर 251 करोड़ रुपए पहुंच गया। कंपनी की कंसोलिडेटेड आय 1,579 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,620 करोड़ रुपए हो गई है। कंपनी का कहना है नोटबंदी का मुनाफे पर असर नहीं पड़ा है। जी एंटरटेनमेंट के नतीजों पर कंपनी के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि डिमोनेटाइजेशन के बावजूद हमने विज्ञापन और सब्सक्रिप्शन आय में ग्रोथ दर्ज की है। हमें भरोसा है कि डिमोनेटाइजेशन का असर थोड़े समय के लिए ही है। नेशनल और रीजनल चैनल्स के मजबूत पोर्टफोलियो के साथ हमारी स्थायी ग्रोथ जारी रहेगी। तीसरी तिमाही में एचडीएफसी बैंक के नतीजे उम्मीद से बेहतर ही रहे हैं। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में बैंक का मुनाफा 15% बढ़कर 3,865 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले साल इसी तिमाही में बैंक का मुनाफा 3,356 करोड़ रुपए रहा था। बैंक की प्रोविजनिंग में 4.5% की गिरावट रही है और प्रोविजनिंग 715 करोड़ रुपए हो गई है। बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम 17.5% बढ़कर 8,309 करोड़ रुपए हो गई है। तिमाही दर तिमाही बैंक के ग्रॉस एनपीए में थोड़ा इजाफा देखने को मिला है। वहीं बैंक के अन्य आय में 9% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में भारतीय एयरटेल के नतीजे अनुमान से खराब रहे हैं। तीसरी तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 65% से ज्यादा गिरकर 500 करोड़ रुपए हो गया है। पिछली तिमाही में कंपनी का मुनाफा 1,460 करोड़ रुपए था। वहीं क्वार्टर 3 में कंपनी की आय में 2% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। इस तिमाही में कंपनी का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यानी ARPU 188 रुपए से गिरकर 175 रुपए हो गया है। वित्त वर्ष 2017 की तीसरी तिमाही में HCL टेक का मुनाफा 2.3% बढ़कर 2,062 करोड़ रुपए रहा है। वित्त वर्ष 2017 की दूसरी तिमाही में HCL टेक का मुनाफा 2,015 करोड़ रुपए रहा था। 2017 की तीसरी तिमाही में HCL टेक की आय 2.6% बढ़कर करीब 12,000 करोड़ रुपए रही है, जबकि 2017 की दूसरी तिमाही में HCL टेक की आय करीब 11.5 करोड़ रुपए रही थी। HCL टेक ने 6 रुपए प्रति शेयर लाभांश का भी ऐलान किया।
वित्त वर्ष 2017 की तीसरी तिमाही में बायोकॉन का मुनाफा 64.6% बढ़कर 171 करोड़ रुपए हो गया है। वहीं कंपनी की आय 29.4% बढ़कर 1044 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। पिछले साल इसी दौरान कंपनी का मुनाफा 104 करोड़ रुपए और आय 807 करोड़ रुपए रही थी। सालाना आधार पर तीसरी तिमाही में बायोकॉन का EBITDA 184.8 करोड़ रुपए से बढ़कर 276.1 करोड़ रुपए रहा, जबकि EBITDA मार्जिन 22.9% से बढ़कर 26.4% रहा। एशिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE के IPO को निवेशकों का बढ़िया रिस्पांस मिला है। इशू अब तक 1.5 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। इसमें रिटेल निवेशकों का हिस्सा करीब 2.25 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ है। QIB का हिस्सा 21% और HNI का हिस्सा 57% सब्सक्राइब हुआ है। इशू का प्राइस बैंड 805 से 806 रुपए के बीच रखा गया है। लॉट साइज 18 शेयर रखा गया है। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन रुपया मजबूती के साथ बंद होने में कामयाब रहा। आज डॉलर के मुकाबले रुपया 5 पैसे मजबूत होकर 68.15 के स्तर पर बंद हुआ। डॉलर के मुकाबले आज सुबह रुपया 12 पैसे की मजबूती के साथ 68.8 के लेवल पर खुला था। डॉलर इंडेक्स में कमजोरी की वजह से रुपए में आज मजबूती दर्ज की गई। इससे पहले कल रुपया 2 पैसे की मामूली गिरावट के साथ 68.20 पर बंद हुआ था। सारिस मिस्त्री ग्रुप की कंपनियों ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT में आज नया हलफनामा दायर किया। कंपनियों ने NCLT से 10% इशूड शेयर कैपिटल की शेयर में रियायत मांगी है और साथ ही मिस्त्री ग्रुप का टाटा सन्स में कुल इशूड इक्विटी कैपिटल में 18.37% की हिस्सेदारी है। आपको बताएं कि टाटा सन्स ने मिस्त्री ग्रुप के NCLT में अर्जी खारिज करने की मांग रखी थी। टाटा सन्स की दलील ये थी कि मिस्त्री ग्रुप की हिस्सेदारी महज 2.17% बनती है। अमेरिका के राष्ट्रपति पद का शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप आज पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करेंगे। व्हाइट हाउस ने आज के लिए ट्रंप के अपॉइंटमेंट का शेड्यूल जारी किया है, जिसके मुताबिक भारतीय समय के अनुसार रात 11:30 बजे उनकी पीएम मोदी से बातचीत होगी। ट्रंप खुद पीएम मोदी को फोन करेंगे। शेड्यूल के मुताबिक बातचीत के लिए 30 मिनट का समय रखा गया है और सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं की बातचीत में भारत से जुड़े H-1B वीजा समेत कई मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कंपनियों के CEOs को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने दूसरे देशों में मैन्युफैक्चरिंग बेस जारी रखा तो उन पर भारी सीमा कर या फिर बॉर्डर टैक्स लगाया जाएगा। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो कंपनियां घरेलू स्तर पर उत्पादन को प्रोत्साहन देंगी उनके लिए नियमों और टैक्स में कटौती की जाएगी। ट्रंप ने अमेरिका के टॉप 12 कंपनियों के CEOs के साथ व्हाइट हाउस में नाश्ते पर बैठक में कहा कि अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग को फिर से बढ़ावा दिया जाना चाहिए। आपको बताया ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान मेक इन अमेरिका का नारा दिया था। टू व्हीलर कंपनी यामाहा मोटर ने FZ सीरीज की तीसरी बाइक लॉन्च कर दी है। 250cc सेगमेंट में यह यामाहा की पहली बाइक है जिसे भारत में लॉन्च किया गया है। दिल्ली में एक शोरूम कीमत इस बाइक की 1,19,500 रुपए रखी गई है। इस बाइक में 4 स्ट्रोक का 2 वॉल्व एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 249cc इंजन लगा है। ये इंजन 20.9 PS की पावर और 20 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। बाइक के फ्रंट टायर में 282 mm डिस्क ब्रेक लगा है, जबकि इसके रियर टायर में 220 mm डिस्क ब्रेक लगा है ताकि राइडर को बेहतर ब्रेक मिल सके। इस बाइक का मुकाबला ऑटोमोबाइल क्षेत्र में TVS अपाचे 200 और बजाज पल्सर NS 200 से होगा। यामाहा डीलर्स ने पहले ही इस बाइक की बुकिंग शुरू कर दी है और इस बाइक की बुकिंग कीमत मात्र 10,000 रुपए रखी गई है। हुआवी ऑनर ने अपना नया ऑनर X6X स्मार्टफोन भारत में लॉन्च कर दिया है। ये स्मार्टफोन खास तौर पर Amazon पर उपलब्ध होगा। भारत में कंपनी ने ऑनर 6X के 3GB और 4GB 2 RAM वेरिएंट लॉन्च किए हैं। ऑनर 6X फिलहाल भारतीय मार्केट में मौजूद सबसे सस्ता ड्यूअल रियर कैमरा स्मार्टफोन है। ड्यूअल रियर कैमरा के अलावा ऑनर 6X स्मार्टफोन में 5.5 इंच का फुल HD 2.5D कर्व ग्लास डिस्प्ले है। 3GB रैम मॉडल में आपको
32 GB इंटरनल मेमोरी, जबकि 4 GB रैम वेरिएंट में 64 GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगी। ऑनर ने 6X के 3 GB रैम वेरिएंट की कीमत 12,999 रुपए, तो 4 GB रैम वेरिएंट की कीमत 15,999 रुपए रखी है। महीनों चली जांच के बाद सैमसंग के गैलेक्सी नोट 7 की बैटरी में आग लगने की जांच की रिपोर्ट आ गई है। सैमसंग की इस रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हो गया है कि आखिर गैलेक्सी नोट 7 में दिक्कत क्या थी, जिससे इस फोन में आग लगने के हादसे हुए और सैमसंग को दुनिया भर से इस फोन को रिकॉल करना पड़ा और लगभग $5.5 बिलियन का घाटा उठाना पड़ा।